चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन से। तो ये हमारा पार्ट 1 है। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय को देते हैं और असफलता का को। तो बोलता है कि जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी हैं वो अपने सफलता का श्रेय किसे देते हैं और असफलता का श्रेय किसे देते हैं। क्या योग्यता और अच्छी किस्मत सफलता का श्रेय, या फिर कार्य कठिनाई, या फिर योग्यता और कोशिश खराब किस्मत, योग्यता और अच्छी किस्मत, या निम्न योग्यता, योग्यता और कोशिश अपर्याप्त कोशिश। तो देखिए यहाँ पे जो है कि माने कि इस सफलता का जो श्रेय दिया जाता है वो योग्यता और कोशिश को दिया जाता है, ठीक है। वहीं पे खराब किस्मत का किसको दिया जाता है, तो अपर्याप्त कोशिश को दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास के समीप दूराभूमिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है, तो बिल्कुल सही है। अलग अलग संस्कृति में रहने वाले हम शक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला है कि समीप दूराभूमिक जो सिद्धांत है विकास का, इसके बारे में हमें जिक्र करना है। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है, या बच्चों में खड़ा होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। तो समीप दूराभूमिक का मतलब होता है कि बच्चे छोटे छोटे कामों को करने से पहले वो बड़े बड़े कामों को करना सीखते हैं। तो यही जो है विकास का समीप दूराभूमिक सिद्धांत होता है, यानी कि बच्चे मोतियों को धागे में पिरोने से पहले वो गेंद को पकड़ना सीखते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 जो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, ठीक है। तो क्या विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, या फिर आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वो वयस्क उन्हें अनदेखा कर देते हैं, या क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, क्योंकि उनका सोच अतार्किक होता है। तो देखिए जब भी आप सीडीपी के प्रश्नों को हल करेंगे तो इससे आपको जो है बच्चों के बारे में हमेशा सकारात्मक विचार रखने होंगे। बच्चों के बारे में अगर यहाँ पे आप कुछ भी गलत पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बच्चों को हमेशा ही अच्छा समझना है, उसके भलाई के बारे में ही समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाइगोत्स्की ने बोला था कि विचार और आत्मनियमन जो होता है बच्चों को सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती है, ठीक है। यानी समाज में संचार करने में कठिनाई होती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। क्या ध्यान न्यून अति क्रियाशील विकार में, या मानसिक पक्षाघात में, स्वलीन क्रम विकार में, या अधिगम विकलांगता में। तो इसमें यानी कि बच्चों को क्या होता है कि संचार में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। संचार में क्या करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए कौन सा जो है जिम्मेदार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वलीन क्रम विकार, यानी जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चे अपने आप में सिर्फ रहते हैं, वो समाज के साथ जो है अंतःक्रिया नहीं करते हैं, जिस कारण से उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा आलंबन का उदाहरण है। देखिए आलंबन को क्या बोलेंगे, पाड़ या ढांचा बोला जाता है, इंग्लिश में से स्कैफोल्डिंग कहते हैं। पाड़ या ढांचा क्या होता है, एक तरह का एक सहायता होता है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने कहा था बच्चों को सीखने में जो है आलंबिक यानी कि पाड़ और ढांचे की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग सहायता कहेंगे। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। जी हाँ, यही जो होता है आलंबन का सही मतलब होता है। आगे देख लेते हैं, अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए श्रेणी प्रदान करना। जब भी श्रेणी प्रदान करने की बात आएगी तो ये कथन गलत हो जाएगा। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के लिए जवाब देने के लिए कहना। सिर्फ सवाल जवाब जो है इससे ही काम नहीं चलेगा, ये भी गलत माना जाता है। एक छात्र को कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो आलंबन का होता है खुद के दम पर नहीं बल्कि उसे सहायता प्रदान करके। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब हम बच्चों को छोटी छोटी सहायता प्रदान करते हैं तो उससे वे आसानी से सीखते हैं, किसी भी कार्य को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लेखन वैकल्य, जिसे इंग्लिश में डिस्ग्राफिया कहा जाता है, डिस्ग्राफिया की क्या विशेषता है।
विलंबित गति कौशल या लिखित कार्य में चुनौती, पढ़ने की प्रवाह में कमी या दोहरावदार व्यवहार। तो देखिए जो विलंबित गति कौशल है तो ये क्या होता है, गति कौशल ये जो है लेखन वैकल्य का विशेषता नहीं है। लिखित कार्यों में चुनौती, डिस्ग्राफिया का मतलब होता है जब बच्चों को लिखने में परेशानी होती है तो उसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। पढ़ने की परवाह में कमी, पढ़ने से संबंधित जितने भी विकार हैं उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वास और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे, या फिर समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। देखिए जब भी एक विशिष्ट सिर्फ एक तरीके से हल करने की बात आएगी तो इसको गलत माना जाएगा। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, समस्या से संबंधित जानकारी को केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना। जब भी केवल एक की बात आती है, केवल शब्द जब भी आता है तो इसे नेगेटिव वे में लिया जाता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से बच्चों को सहायता प्रदान कर सकते हैं, तो क्या करके उनकी जो समस्याएं होती है उनको छोटी समस्याओं में, जटिल समस्याओं को छोटी समस्याओं में विभाजित कर देते हैं जिससे उन्हें सीखने में आसानी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन दिया हुआ है उसका एक कारण है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है, समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसमें सभी बच्चों को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाती है, चाहे वो बच्चे दिव्यांग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार किसी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हुए हो, वो बच्चे सबके लिए यहाँ पे एक समान दृष्टि होनी चाहिए, उसे ही समावेशी कक्षा कहेंगे। तो यहाँ पे सबकी जो है आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बहुसंवेदी सामग्री का होना आवश्यक है। बिल्कुल बहुत सही बात बोला है अभिकथन में। समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों की मानकीकरण को अपनाना चाहिए। देखिए जब भी मानकीकरण की बात आती है यानी स्टैंडर्डाइज्ड, तो मानकीकरण शब्द को हमेशा नेगेटिव वे में लिया जाता है, ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अभिकथन हमारा सही है, कारण गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो बिल्कुल हमारे यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। तो रचनावादी दृष्टि में निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, या सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेटों पर संघों को लिखना है। देखिए जब भी बच्चों को कोरी स्लेट की बात आती है तो ये पॉइंट भी गलत माना जाता है, बच्चों को हमें कोरी स्लेट नहीं समझना है। ठीक है, ऑप्शन 4 भी यहाँ पे जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। व्यक्ति को यहाँ पे क्या होता है, सीखना का मतलब होता है कि वर्तमान समझ में विस्तार करना। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो प्रभावी शिक्षक होते हैं उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से उनको सिखाते हैं। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, बिल्कुल सही। बच्चे सिर्फ स्कूल में नहीं सीखते बल्कि वो समाज में भी सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया जो है वो एक सामाजिक संदर्भ में होती है। तो हमारा अभिकथन भी सही है और आर जो कारण है वो भी सही है। इसका मतलब हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 3 हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? जानकारी को रटना, रटना कोई अर्थपूर्ण अधिगम नहीं कहलाता है। अवधारणाओं को समझना बिल्कुल सही है। ज्ञान का निर्माण करना ये भी सही है। कौशल का विकास ये भी बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि अर्थपूर्ण अधिगम कौन सा नहीं होगा, तो जानकारी को रटना, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वो लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। यहाँ पे अगर आप अभिकथन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लड़कों और लड़कियों में भेदभाव की बात की जा रही है।
ठीक है, कि लड़के जो है खेलेंगे और लड़कियां जो हैं वो कला करेंगी, तो ये बिल्कुल गलत माना जाता है, जेंडर बायस के रूप में आता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों ही कथन जो है गलत है। ठीक है, दोनों ही कथन गलत हैं। इस प्रकार से हमारा दो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। अगला है कि गति संवेदी शिक्षार्थी, ठीक है, गति संवेदी शिक्षार्थी यानी काइनेस्थेटिक लर्नर्स के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। जो गति संवेदी होते हैं वो किसके माध्यम से सीखना पसंद करेंगे, क्या देख करके या छूने से या करने और चलने फिरने या फिर सुनने में। तो देखिए गति संवेदी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो गति करके चीजों को सीखते हैं, इसका मतलब होता है कि वो कोई भी काम को कर करके और उसको चलने फिरने के माध्यम से सीखते हैं। तो इस प्रकार से तीन ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में उच्च बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। यानी कि वैज्ञानिक में किस प्रकार की बुद्धि होगी और मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धि होगी, ये हमें बताना है। तो जो वैज्ञानिक होते हैं उनमें क्या होता है, क्या प्रकृतिवादी या फिर स्थानिक, ट्रांसडिक्टिव या तार्किक गणित या स्थानिक। तो जो भी वैज्ञानिक होते हैं उनमें तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। इस प्रकार से हमारा जो पहला ऑप्शन आएगा वो तार्किक गणितीय आएगा, और जो मूर्तिकार होते हैं उसे गति संवेदी उसमें बुद्धि होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। समावेशन का मतलब होता है सभी बच्चों को एक जैसे अवसर प्रदान करना। ठीक है, कक्षा को सभी के लिए एक जैसा बनाना, इसे ही समावेशन कहते हैं। तो क्या इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या लचीला पाठ्यक्रम। तो देखिए लचीला पाठ्यक्रम को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, बिल्कुल सही है ये। सहयोगात्मक अधिगम, जब अधिगम की प्रक्रिया में एक दूसरे का लोग सहयोग करेंगे तो इसमें बच्चे अच्छे से सीखेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। पृथक्करण और नामीकरण, देखिए जब हम बच्चों को उसके श्रेणी के आधार पर अलग अलग कर देते हैं तो इससे बच्चों में एक भेदभाव पैदा हो जाता है जो कि समावेशन को बढ़ावा नहीं देगा। गम्य इमारत, अच्छी इमारतें होनी चाहिए, यानी एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग ऐसे बनाए जाने चाहिए जो दिव्यांगों के लिए भी अच्छे हों और सामान्य बच्चों के लिए भी। तो इस प्रकार से 1, 2 और 4 हमारा सही यहाँ पे हो रहा है ऑप्शन। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे खाली जगह अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, देखिए जब निम्न स्तर की सतर्कता होगी यानी कि लो लेवल ऑफ अलर्टनेस होगा तो बच्चे इसमें नहीं सीख पाएंगे बेहतर तरीके से। अगला है, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, जब बच्चे उत्साह में होते हैं, उन्हें सीखने की उनमें उत्सुकता होती है तो बच्चे इसमें अच्छे से सीखते हैं। प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता, देखिए चिंता भी जब आ जाएगी बच्चों में, जब चिंता आ जाएगी तो वो फिर सीख नहीं पाएंगे, गलत हो जाएगा। अधिगम व्यवस्था, इसका मतलब होता है लर्नड हेल्पलेसनेस, जब बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि वो पढ़ने के योग्य नहीं है, वो अपने आप को हेल्पलेसनेस महसूस करते हैं, तो ऐसे में भी यहाँ पे क्या नहीं होगा, अधिगम नहीं होगा। तो इसके लिए होना चाहिए कि बच्चों के बीच हो मध्य स्तर का उत्साह होना बहुत ही जरूरी होता है। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालने चाहिए। यानी जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे होते, जैसे उनमें इंग्लिश का राइटिंग लिखवाना है तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए कि वो ठीक से लिखे और बिल्कुल लाइन के भीतर लिखे, क्योंकि बच्चों की जो गति कौशल है वो उतनी विकसित नहीं हो पाती, जिसके कारण वे अपने हाथ को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं अच्छे से। कारण है बच्चे 5-6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो जब बच्चे की उम्र 5 या 6 साल से अधिक हो जाती है तो इसमें वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उनके जो कौशल होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा जो अभिकथन है और कारण दोनों ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है ये पूछे जाने पर सिया कहती है भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे, ऐसा व्याख्या। ठीक है, ऐसे
बच्चे बोलते हैं, तो इनसे इनका मतलब क्या कारण हो सकता है? क्या चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रीय दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते हैं। देखिए, आत्म केंद्रित जो दृष्टिकोण होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ बच्चे अपने बारे में सोचते हैं, तो अपने ही जो उनका दृष्टिकोण होता है उनके बारे में ही वो बात करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, आत्म केंद्रित दृष्टिकोण ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है, ऐसा भी नहीं कि बच्चों को तर्क नहीं करना आता है, ये गलत माना जाएगा। साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। देखिए, बच्चों में जो सोच होती है वो मात्रात्मक रूप से नहीं बल्कि गुणात्मक, यानी बच्चों का सोच का जो गुण होता है और वो वयस्कों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन मात्रात्मक रूप से यहाँ पे बराबर होता है, तो ये भी हमारा कथन गलत हो जाएगा। संकेत देती है कि बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश में अनुकूलन सहज समझ होती है, वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो जी हाँ, इनमें एक समझ है, घटनाओं को वो समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन 4 जो बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब भी आप सीडीबी को हल करेंगे तो आपको हमेशा बच्चों के परिप्रेक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? एक सतत निरंतरता के रूप में, या 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, या 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में, या 3 प्रगतिशील स्तर में। तो जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए उनमें से उन्होंने 4 जो है उनमें स्टेज बताए हैं। पहला जो है वो सेंसरी मोटर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा प्री ऑपरेशनल, और तीसरा जो है कंक्रीट ऑपरेशनल, चौथा जो आता है वो फॉर्मर ऑपरेशनल में आता है। तो इस प्रकार से 4 गुणात्मक वे नियम दिए हैं, 4 गुणात्मक चरण दिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, तो इस कथन में निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? ठीक है, क्या ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है, लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए? तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जेंडर बायस कहलाएगा, ठीक है। लड़के और लड़की एक तरह के क्रियाओं को यहाँ पे कर सकते हैं। ऋषभ को कहनी चाहिए कि वो किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को ये मंजूर नहीं। तो ऋषभ ऐसा क्यों करेगा? वो खुद की मर्जी से काम करेगा, क्यों अपने दोस्तों की मर्जी से करेगा? तो ये भी गलत माना जाएगा। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वो भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। तो यहाँ पे हर बच्चों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने पसंद अनुसार कोई भी खिलौने का चयन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कथन है। बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी को नजरअंदाज नहीं करना है, आपको सबकी भावनाओं को यहाँ पे सम्मान देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशील रखता है, जिससे कि वो कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वो विकास की कहलाई जाती है। यानी एक व्यक्ति जो है वो विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तनशील और संवेदनशील रखता है और वो बहुत मेहनत करता है अपने कौशल को विकसित करने के लिए। तो क्या वो प्रोत्साहन अवधि में आएगा, उत्प्रेरक अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, या फिर कूट लेखन या एनकोडिंग विधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वो चुनौतीपूर्ण अवधि में आएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति क्रियाशील विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय से बचना चाहिए। से बचना चाहिए का मतलब क्या नहीं करना चाहिए उन्हें? देखिए, अति ध्यान न्यून अति क्रियाशील, जिसे हम लोग ADHD भी कहते हैं, ADHD, अटेंशन हाइपर अटेंशन डिसऑर्डर, हाइपर डिसऑर्डर, ठीक है। इस प्रकार से जो है, क्या विकर्षण और शोर करने से पाठ्यक्रम सामग्री और दिशा निर्देशों में लचीलापन, तो लचीलापन होना बहुत जरूरी होता है। कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, ये भी बिल्कुल सही है। बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना, जब बच्चों को हम समावेशी कक्षा में सिखाएंगे तो उसमें बहुसंवेदी सामग्री का प्रयोग करेंगे, ये भी बिल्कुल सही होता है। लेकिन जो ADHD वाले जो बच्चे होते हैं, ये जो है हमेशा थोड़े में ही हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, शोर शराबे में ये नहीं
अधिगम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें क्या करना चाहिए, विकर्षण जो डिस्ट्रक्शन होते हैं उसको और शोर शराबे को ध्यान में रखना चाहिए और इससे बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि, देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत को दिया है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या तर्क दिया कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है या बच्चों में नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है या बच्चों में के नैतिक तर्क में लिंग भेदभाव होते हैं। तो लिंग भेदभाव नहीं होता है, सांस्कृतिक अंतर भी नहीं होता, बल्कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण दिए हैं, ठीक है। उनमें से जो उनका पहला चरण है वो है पूर्व पारंपरिक, दूसरा है पारंपरिक और तीसरा है उत्तर पारंपरिक। इस प्रकार से उन्होंने 3 चरणों को बताया है और इन्हीं क्रमिक चरणों में बच्चे जो है वो नैतिक विकास होता है बच्चों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। देखिए कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास के 3 सिद्धांत दिए उसमें पहला था पूर्व पारंपरिक, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पूर्व पारंपरिक के और 2 उपभाग आते हैं। उनमें से एक यह आता है कि बच्चे क्या करते हैं, आज्ञाकारिता और दंड, यानी बच्चे इस अवस्था में क्या करते हैं, वो आज्ञा को मानते हैं, वो दंड से बचने के लिए, ठीक है, दंड से बचने के लिए किसी भी आज्ञा को मानते हैं। और दूसरी जो अवस्था होती है उसमें वो क्या करते हैं कि व्यक्तिगत हित, उन्हें इनाम मिलेगा कोई काम करने से या वे अपने खुद के फायदे के लिए करते हैं। और दूसरा आता है पारंपरिक को भी 2 चरणों में बांटा गया है। एक होता है कि बच्चे इसमें क्या सोचते हैं कि एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के बारे में सोचते हैं, और जो दूसरा होता है क्या होता है कि सामान्य न्यायिक व्यवस्था को, जो सामाजिक न्याय होता है उसको बनाए रखने में यहाँ पे बच्चे मदद करते हैं। उत्तर पारंपरिक में क्या होता है कि बच्चे अपने हिसाब से यहाँ पे सोचते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यानी अपने यहाँ पे अच्छाई और बुराई के बारे में सोचना, ये पारंपरिक अवस्था में आता है। किस अवस्था में आता है, पारंपरिक अवस्था में आता है। ऑप्शन 4 जो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका क्या कारण हो सकता है। देखिए बच्चा यहाँ पे क्या करता है कि 4 + 5 को जोड़ नहीं दिया तो आसानी से जोड़ लेता है, और 9 - 5 के पीछे का तर्क को समझने में असमर्थ है, ये समझ नहीं पाता। इसका मतलब क्या होगा, जातिवादी सोच होगा या फिर अपरिवर्तनीयता होगा, आत्म केंद्रितता होगा या फिर अवधारणात्मक केंद्रीकरण होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा सीधा सीधा यहाँ पे कर ले रहा है, लेकिन जब उसे उल्टा यहाँ पे दिया जा रहा तो नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब होता है इरिवर्सिबिलिटी, बच्चों में अपरिवर्तनीयता का जो गुण है वो उनमें विकसित नहीं हुआ है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। देखिए शिक्षकों को छात्रों से कभी भी दूरी नहीं बनानी चाहिए, यह बिल्कुल गलत कथन माना जाएगा। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होगा। देखिए अधिगम जो होता है लोकतांत्रिक वातावरण में होता है, जो कि डेमोक्रेटिक माहौल है, जहाँ पे बच्चे प्रश्न पूछ सकते हैं, वो डरते नहीं है शिक्षक से, तो ऐसे में वो सीखते हैं। लेकिन जब यहाँ पे सिर्फ एक अधिकार यानी शिक्षक ही अधिकार करेंगे, शिक्षक के आधार पर ही यहाँ पे कक्ष का संचालन होगा, तो इसमें बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही गलत है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 2 जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प को चुने। यहाँ पे अभिकथन दिया गया है कि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन मतलब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग, जो सहायता होता है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, ये बिल्कुल गलत है। जो सहायता होता है वो उनके पढ़ने की जो अधिगम की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, उसमें वो बेहतर सक्रिय भागीदारी निभाता है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने ही यह सिद्धांत दिया है कि बच्चों में जो है स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़ या ढांचा जो होता है, जिसे हम लोग आलंबन भी कहते हैं, इसके जरिए वो आसानी से सीखते हैं। ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा था, और इन्होंने ये नहीं कहा था कि बच्चे खुद से सीखते हैं, स्वयं से सीखते हैं, ऐसा नहीं कहते। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभिकथन और कारण दोनों ही गलत है। इसका मतलब हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। देखो
अभिप्रेरणा दो प्रकार का होता है, एक होता है बाहरी अभिप्रेरणा, होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि जब बच्चे अपनी आंतरिक संतुष्टि के लिए अधिगम करते हैं, वो सीखना चाहते हैं अपनी आंतरिक संतुष्टि के लिए, तो इस प्रकार से उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहेंगे। लेकिन बाहरी अभिप्रेरणा में क्या होता है कि बच्चे सीखते हैं यानी दबाव में, या फिर वे किसी इनाम के लिए या फिर अपने किसी फायदे के लिए जब वो सीखते हैं तो उसे बाहरी अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणाम से आता है, या फिर वह अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, या अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, या अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारणों से आती है। तो यहाँ पे अगर 2, 3 और 4 देखें तो ये आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणाम से आती है, वातावरण में हमें किस प्रकार से इसका फायदा मिलेगा, तो इस प्रकार ये बाहरी अभिप्रेरणा जो है कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। यानी इनके जो संवेदी चालक अवस्था है, इनमें 2 चीजों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। वो क्या क्या है? क्या जीववाद और परिवर्तन है, वर्गीकरण और क्रमबद्धता है, वस्तु अस्थायित्व या अस्थितिक अनुसरण है, या प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निर्गमनात्मक तर्क है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो संवेदी चालक अवस्था होता है, सेंसरी मोटर जो स्टेज होता है, इसमें बच्चे वस्तु अस्थायित्व का गुण रखते हैं, ठीक है, और स्थिति अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन 3 जो हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। देखिए अनियंत्रित पैदा नहीं होते हैं, गलत कथन माना जाएगा। इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। देखिए नियति सिर्फ अनुवांशिकता के आधार पर तय नहीं होती है, बल्कि उनका समाज कैसा है इस पर भी उनका नियति तय होता है। ये भी गलत माना जाएगा। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं, या इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। मैंने आपको कहा कि बच्चों को कभी भी खाली प्लेट या कोरी स्लेट नहीं समझना है, ये भी गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन 3 कि वो जिस सामाजिक परिवेश में बड़े होते हैं उनमें वे अच्छे तरीके से प्रभावित होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन 3 जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ेंगे आगे, अब हम लोग पार्ट 2 में आएंगे। पार्ट 2 में हम लोग गणित के प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। तो देखिए पहला यहाँ पे है कि 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम आएगा। देखिए 9 kg है, 9 kg को हम लोग लिखते हैं 9.000 और इस प्रकार से 7 पॉइंट क्या बोला है 7 ग्राम, तो 7 ग्राम को हम लोग लिखेंगे 0.007। इस प्रकार से इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा 1.993 kg, जो कि ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 3 में 150 बच्चों को उनकी पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणाम को निम्नलिखित तालिका में लिखा गया। इस प्रकार से बोला है कि सही विकल्प का चयन करें। सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। तो अगर हम सेब देखें तो 28 है और अमरूद पसंद करने वाले 26 है। समान है तो दोनों नहीं है, ये ऑप्शन 1 हमारा गलत है। अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्याओं का अंतर 16 है। तो अंगूर अगर पसंद करने वाले देखें 28 है और केला पसंद करने वाले देखें 14 है, तो दोनों का अंतर कितना का था 14 का, लेकिन यहाँ पे बोला है 16 का अंतर होगा, ये भी गलत है। आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दुगुनी है। यानी आम और केला अगर देखें तो यहाँ पे 44 और 14 दोनों मिलाकर के कितना हो गया 58 बच्चे पसंद करते हैं। वही बोलता है कि अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का दुगुना है, तो अमरूद पसंद करने वाले 26, तो 26 का ये दुगुना है कि 58? नहीं, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 गलत होगा। इसका मतलब 4 जो ऑप्शन है यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें बोला है कि 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। तो जब आप इन सभी आंकड़ों को जोड़िएगा तो आपका जो कुल योग आएगा 140 आएगा। लेकिन यहाँ पे 150 बच्चों की पसंद के बारे में बोला गया था। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी जो फल है वो 10 बच्चों को पसंद नहीं है। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायक करता है। जो रचनात्मक आकलन होता है कि वो भ्रांतियों को पहचान करने में सहायक हो सकता है।
ठीक है। ये संचय मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों के श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है या फिर निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचता है, प्रगति को जांचने का काम करता है। बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना, बिल्कुल सही कि अवधारणात्मक समझ की भी पहचान करता है, लेकिन बोला कि सबसे कम उपयुक्त है। इसका मतलब होगा कि यहाँ पे बच्चों को श्रेणीबद्ध नहीं करना चाहिए, ठीक है। रचनात्मक आकलन में क्या होता है कि बच्चों की यहाँ पे जो भ्रांति है उसे पहचानना चाहिए, अवधारणात्मक समझ हो गया, उनकी प्रगति होगी, इन्हें जानना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप बच्चों को श्रेणीबद्ध कर रहे हैं, उनको उनकी नॉलेज के आधार पर श्रेणी में बांट रहे हैं, तो ये गलत माना जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किसी महीने की 4 तारीख को 4,560 निकाले, उसी महीने की 20 तारीख को इतना जमा कर दिए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3,125 की धनराशि, तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी राशि थी? देखिए, वो जो 4 तारीख को 4,560 रुपए निकाले, इसका मतलब ये पहले से उनके खाते में थे 4,560 और इतना वो जमा कर दिए। तो जमा किए बाद में, ये तो उनके पहले नहीं थे, तो इसको अभी हम नहीं इसमें शामिल करेंगे। उनके खाते में लास्ट में कितने बचे? 3125, यानी कि 3,125, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5, यहाँ पे 8, 6 और 7 इस तरह से आता है। तो इसमें से वो जो जमा किया, इस राशि को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि ये राशि पहले नहीं था खाते में, ये पहले से नहीं था, तो पहले से नहीं था तो पहले से क्या था? तो ये वाली राशि पहले से था, उसमें से हम घटा देंगे जो पहले से नहीं था। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 15 से 8 घट जाएगा 7, और यहाँ पे 7 में से 6 घटा 1, 6 में से 5 घटा 1, 7 में से 2 घटा 5, यानी 5,118 आएगा। कितना आएगा? 5,618, जो कि ऑप्शन 2 में है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा के गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी, ठीक है। 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाले कितनी कक्षाओं की आवश्यकता? एक विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार हल किया। क्या किया? उसने बोला कि एक कक्षा में 28 विद्यार्थी होंगे, यानी 10 कक्षा में 280 और 10 में फिर 280, 560 हो गया। बचे कितने? 56। तो उन्होंने क्या बोला कि 56 जो है वो 2 कक्षा में होंगे, इस प्रकार से उन्होंने जोड़ करके इस प्रकार से 22 लाया। तो इसमें बोला कि सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए विभाजन के वितरण और सहचार्य दोनों नियम का उपयोग किया है। देखिए, यह सहचार्य नियम सहचार्य नियम जो है विभाजन में कार्य नहीं करता है, तो सहचार्य नियम ये नहीं है, ठीक है। गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 1 गलत है। दूसरा है, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए गलत कलन विधि का उपयोग किया है। देखिए, ये विधि उनका गलत नहीं है। बच्चों की किसी भी विधि को आपको गलत नहीं कहना है, ये आपका गलत माना जाएगा। ऑप्शन 2 भी गलत है। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के सहचार्य नियम का उपयोग किया है। योग पर सहचार्य नियम, तो यहाँ पे योग पर नहीं, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है? विभाजित किया है, यानी बांटा है, तो ये योग पर नहीं होगा, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है। देखिए, उन्होंने योग पर विभाजन नियम का वितरण का उपयोग किया है, तो ठीक है। ऑप्शन 4 जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं वो क्या कहलाता है? तो जिनकी लंबाई अलग अलग होंगी वे विषम बाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, ये बताना है, ठीक है। तो 31 से 60 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आती है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो पहली जो अभाज्य संख्या आएंगी इनके बीच में, तो 37 आएगी। 37 के बाद 39 तो आपका नहीं आएगा, फिर आ जाएगा 41। 41 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 43 आ जाएगा। 43 के बाद 47। 47 के बाद फिर क्या आएगा? 53 आएगा, और 53 के बाद 59 आएगा। 2, 4 और 6, इस प्रकार से 6 जो है यहाँ पे हमें संख्याएं देखने को मिल रही है, अभाज्य संख्या। इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 और 3 12, 12 7 19, 19 और 3 22, 22 और 1 कितना हो जाएगा? 23 और 7 30 का 0 हासिल, 3 3 5 8, 8 5 13, 4 17, 4 21, 4 25 और 3 28। इस प्रकार से अगर कुल योग देखें तो 280 आता है।
इनमें से हमें योग निकालने बोला था, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में है 280 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे है 38 नंबर में 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल क्या होगा। देखिए पूर्ववर्ती बोला है, यानी 200 से 201 से पहले क्या आएगा, तो आ जाएगा 200, ठीक है। और 4781 के बाद क्या आएगा, तो 4782 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल निकालने बोला, कर देंगे गुना। तो 2 का करेंगे 2 से 4, 8 का 2 से 16 का 6 हासिल बचा 1, 7 दूनी 14, 15 का 5 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, इतना आएगा। और लास्ट में 00 आ जाएगा, तो 956400 956400 आपको यहाँ पे ऑप्शन 4 में देखने को मिलेगा, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचान और उसका समूह बनाने में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा, क्या संरक्षण होगा, अपघटन, वर्गीकरण या क्रमबद्धता। देखिए बच्चे उनकी विशेषताओं के आधार पर क्या करते हैं, उनकी पहचान करते हैं। तो जब भी विशेषताओं के आधार पर पहचान किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्गीकरण बोलेंगे। यानी बच्चा वर्गीकरण सीख चुका है, जिससे उनके गुणों का जो है पहचान वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि भाग की समस्या की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। भाग की जो समस्याएं हैं वो दैनिक जीवन में काफी उपयोगी मानी जाती है। भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधि नहीं होती। बहुत सारी अनौपचारिक कलन विधियां होती है, ये गलत है। भाग की समस्या हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घाटा और गुणा अच्छी तरह से जान ले। ये बात भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते, ये भी गलत है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही माना जाएगा कि भाग की समस्या को बच्चे तभी हल कर सकते हैं जब वो जमा, घाटा और गुणा को अच्छी तरह से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, जबकि एक वर्कशीट पर 4+5 लिखने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है। तो बच्चे जो है यहाँ पे मूर्त रूप से सीखते हैं, ठीक है, लेकिन जब अमूर्त रूप से बात आती है तो वह नहीं कर पाते हैं। तो क्या शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते, ये गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों को उपयोग के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए वे मूर्त रूप से तो जान जाते हैं लेकिन अमूर्त रूप से वे अभी तैयार नहीं है। तो ये ऑप्शन 2 सही माना जाएगा। शिक्षार्थियों को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता है, ये भी गलत माना जाएगा। आपको यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स को यहाँ पे आपको लेना ही नहीं है, जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। कुछ शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमजोर होते हैं, आपको बच्चे को कमजोर भी नहीं समझना, ये भी गलत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंकों के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो वो 1005 लिखता है। यह क्या इंगित करता है? क्या उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, ये कथन तो सही लग रहा है। वो गणित सीखने में अयोग्य है, गलत। विद्यार्थी सीखने में कमजोर है, ऐसा भी नहीं है कि विद्यार्थी कमजोर है, वो शरारती है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि उनमें जो स्थानीय मान है उसकी अवधारणा विकसित और भी करनी होगी। अगला है भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है, या यह भिन्न का गणितीय नोटेशन एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है, या एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि 1 से बड़ा हो, या एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन एक विभाजन समस्या को निरूपित करने के लिए किया जा सकता है। तो क्या होता है, ये समान वस्तुओं वाले समूह के भागों को निरूपित करता है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है, यहाँ पे 4 भी सही है, लेकिन 3 में कहा गया कि एक पूर्ण का वो भाग निरूपित करता है जो 1 से बड़ा है। तो ये सिर्फ 1 से बड़ा भाग को नहीं बल्कि 1 से छोटे भाग को भी निरूपित करता है, इसे ही हम लोग भिन्न कहते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। तो उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई दूरी क्या होगी? देखिए वो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को इतना मीटर चलती है, मतलब जो होता है 3 दिन वो 3 किलोमीटर 725 मीटर चलता है। तो 3 दिन 3.7
5 मीटर। इसको हम गुना कर देते हैं 3 से, चूंकि 3 दिन इतना दूरी तय किया जाता है। तो 5 या 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 7, 7 या इसका 1 हासिल बचा 2, 3 3 9 और 2 11, 11.175, 11.175 जो है ये 3 दिनों में तय करता है। मंगलवार और बृहस्पतिवार को अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना चलता है 2.9 मीटर। 9 मीटर का मतलब 0.009, 2 दिन तो 2 से कर देंगे गुना, 9 दिन 18, 1 0 और 0.4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4.018। इस प्रकार से दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 5 13 का 3 हासिल बचा 1 और 7 8 1 9 1, यहाँ पे 11 और 4 15, तो 15.193 हमें ऑप्शन 2 में देखने को मिल रहा है। इतनी दूरी जो है तय की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जैस्मीन ने कहा एक आयत के में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, एक वर्ग में 2 विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, उसी प्रकार एक समांतर चतुर्भुज में भी, इसलिए आयत और वर्ग दोनों समांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन वैन हीले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? ठीक है, किस स्तर पर है यह हमें बताना है। तो इस प्रकार अगर हम देखें क्या औपचारिक निगमन, दृश्यकरण, विश्लेषण या संबंधों की समझ, तो इसमें बच्चा जो है संबंध अच्छे से कर पा रहा है, एक आकृति का संबंध दूसरे आकृति से अच्छे से कर पा रहा है, इसका मतलब इसमें जो संबंधों की समझ है वो अच्छे से विकसित हो गई है, तो ऑप्शन 4 हमारा सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकों 5 9 0 2 और 6 को इस प्रकार से 6 अंकों की बनाई जानी चाहिए कि बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर इन अंकों से देखें तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें इन्हें अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी वाली अंक 9 8 6 5 और 2 0, इस प्रकार से एक बड़ी संख्या हम बना ली। अब छोटी बनाना है तो उसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखिए 0 को अगर पहले लिखेंगे तो ये फिर 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो 0 को हमें दूसरे नंबर पे लिखना है, फिर 5 6 8 और 9। तो इनका क्या बोला है कि इन सभी का योग क्या होगा, तो योग निकालने के लिए जोड़ देंगे 9 8 2 10 का 0 हासिल बचा 1 और 5 6 और 7 12 का 2 हासिल 1 और 6 7 5 12 का 2 हासिल बचा 1 1 और 8 9 9 2 11। तो इस प्रकार से हम देखेंगे 11 92 20 9, 11 92 20 9। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन 2 में हमें दिख रहा है, ऑप्शन 2 जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैटर्न में लुप्त 2 संख्याएं क्रमशः है। इस पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो इसमें से क्या लुप्त संख्या हमें बताना है। सबसे पहले अगर हम इन दोनों का अंतर देखें तो कितने का आ रहा है, +2 का, यानी +2 का अंतर आ रहा है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो +3 का, यानी 14 में 3 जोड़ने से 17, 17 और 13 के बीच में कितना का अंतर आ रहा है, तो -4 का अंतर आ रहा है। फिर 13 और 8 में अगर अंतर देखें तो -5 का आ रहा है अंतर। फिर 8 और 14 के बीच में देखें तो +6 का अंतर आ रहा है, और 14 21 के बीच में देखें तो +7 का अंतर आ रहा है। इस प्रकार देखिएगा तो +3 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, लेकिन 2 बार प्लस 2 बार माइनस 2 बार प्लस, इस प्रकार से 2 बार माइनस होगा। तो आगे हम 8 माइनस करेंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 9 माइनस करेंगे। तो पहले हम 21 में से अगर 8 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 13 आता है, तो यहाँ पे 13 आएगा। फिर 13 में से हम 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, तो यानी यहाँ पे जो संख्या युग्म होगा वो 13 और 4 होगा। क्या होगा, 13 और 4 होगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6 7 और 4 का गुणज है निम्नलिखित में कौन सा है। जो 6 7 और 4 का गुणज है, देखिए यहाँ पे से हम ऑप्शन में से इसको हल करते हैं कि वैसी संख्या जो 6 और 7 और 4 का गुणज होगा, इसका मतलब ये इन सभी से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये 4 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। ये 4 से विभाज्य है, ये भी है, ये नहीं है, तो ऑप्शन 1 और 4 तो हमारा होगा नहीं। अब इन दोनों में से देखेंगे तो ये हमारा जो है वो 7 से विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है, एक किरण की, एक समतल, एक रेखा या एक रेखाखंड। तो निश्चित लंबाई होती है एक रेखाखंड की, ऑप्शन 4 जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। मुक्त सिरा वाला प्रश्न ऐसा होता है, एक ऐसे प्रश्न जिसका कई सारा उत्तर हो सकता है। यह प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं, तो बिल्कुल सही है।
इस प्रश्न के उत्तर पुस्तिका में नहीं दिए होते हैं। ठीक है, ये भी बोला सबसे अधिक उपयुक्त क्या है। इस प्रश्न को हल करने के समय अधिक समय लगता है। इन प्रश्नों को एक दूसरे से नकल करना आसान नहीं है। तो ये तीनों ही यहाँ पे गलत कथन है। इनमें सबसे उपयुक्त कथन माना जाता है ऑप्शन 1 कि आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिले इससे। अगला है कि आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। एक रेखा आलेख आंकड़ों की विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने में काम आता है, या एक आयत चित्र किसी एक संपूर्ण विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखाई हो। एक दंड आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, आंकड़ों का जो प्रबंधन है उसमें क्या होता है, आंकड़ों को हम बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं और इनकी तुलना भी कर पाते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 मीटर लंबे 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे एक लकड़ी का एक ब्लॉक से इतना सेंटीमीटर मीटर वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो एक हमें मोटा लकड़ी दिया गया, उसमें से फट्टा बनाना है। तो इन दोनों में ही क्या चेंज नहीं होगा, तो आयतन इसका चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, आयतन, ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है, तो इन दोनों के आयतनों को आपस में भाग कर देंगे तो इसकी संख्या निकल आएगी। ऊपर वाले का आयतन निकालने के लिए सभी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करेंगे। 8 मीटर में, बाकी सब सेंटीमीटर में, इसको हम लोग क्या करते हैं सेंटीमीटर में गुना कर 100 से गुना करके सेंटीमीटर में बदलते हैं। उसी प्रकार से 70 और ऊपर में 80। फिर हम क्या करेंगे, जो फट्टा होगा इसके हम विमाओं को यहाँ पे नीचे में लिखेंगे। 2 मीटर है तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से कर देंगे गुना, 35 लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे 8। 100 आपस में कैंसिल, 2 से 8 कट गया 4, 35 से 2 बार में कट गया 70, 8 दशंग 80, 10 बार में यहाँ पे यहाँ पे 80 नहीं बल्कि 40 है। कितना है, 40 है, तो 8 5 40 हो जाएगा 5 बार में। तो 5 दूनी 10, 10 चौके 40, कितना आया हमारा 40 आया। इसका मतलब हुआ कि इससे हम कितने फट्टे बना सकते हैं, तो 40 फट्टे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे ने प्रश्न हल किया, इस हल से सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या बच्चा नहीं जानता है कि भिन्न को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चे को आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखाना है कि वो नहीं जानता है। बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है। बिल्कुल सही, बच्चे ने क्या समझा कि ऊपर वाले को जोड़ देना है, नीचे वाले को जोड़ देना है। तो इसने क्या किया, प्राकृतिक संख्याओं के अवधारणा को इसमें विस्तार कर दिया। बच्चों को संख्याओं को जोड़ना नहीं आता, ये भी गलत माना जाएगा। बच्चों को लघुत्तम समावर्तक लेना नहीं आता, ये भी नहीं। बच्चों को आपको किसी भी हाल में नीचा नहीं दिखाना है। यहाँ पे बच्चों को ऐसा नहीं फील करवाना है कि वो कुछ नहीं जानता है। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है, क्योंकि इससे क्या होता है, AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। ये एक शिक्षक का स्थान ले सकता है। तो कभी भी ऐसा नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। ये स्कूल में सीखने का सबसे कठिन पहलू है, ये भी गलत माना जाएगा। ये मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है, ऐसा भी नहीं कि मानव के लिए बहुत ही मूलभूत है। ठीक है, ये क्या होता है कि इससे हमें मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और उभरती हुई तकनीकों का एक आधार के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षक को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। संस्मरण और गहन रूप से एल्गोरिथम को बढ़ावा देना। देखिए, संस्मरण का मतलब होता है हम बच्चों को यहाँ पर रटने की और याद करने के बारे में बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये गलत माना जाता है NCF के तहत। गणितीय तर्क विचार को बढ़ावा देना, इसकी जरूरत है, बिल्कुल सही माना जाएगा। सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बनाना, तो एकमात्र जो शब्द है इसमें गलत माना जाता है, तो एकमात्र भी हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा, यानी केवल बी। अगला है कि इस प्रकार में दिया गया 4वीं कक्षा में के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। सूत्र आधारित विधि, या सन्निकट और अनुमान, टेस्लेशन, या गिनतारा। क्षेत्रफल की जानकारी देना है बच्चों को, तो हम क्या करेंगे, सूत्र तो उसे रटवाएंगे नहीं। सन्निकट और अनुमान से इसमें भी काम नहीं चलेगा। अबेकस से जोड़ घाटा सिखाया जाता है। टेस्लेशन यानी जो टाइलिंग है, टाइलिंग में अलग अलग टाइल्स का प्रयोग करके बच्चों को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित किया जा सकता है। अगला है कि यहाँ पे एक दिया हुआ है हमें एक प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना है।
कि इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम करते हैं, तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। 7 8 56, 8 चौक 32 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 14 चौक 56, तो 4 5 20 आ जाएगा, माइनस 8 7 56, 7 7 49 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 32 और 20 कितना होता है 52, 52 माइनस 49 और बटे में 56, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर में 3 नीचे में 56, 3 बटे 56 आ गया। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस अक्षर की 2 सममिति रेखाएं हैं। देखिए सममिति रेखा हम किसे बोलेंगे, जैसे कि कोई एक अक्षर है, इसको हम 2 बराबर भागों में अगर विभाजित कर देते हैं तो इसे हम सममिति कहेंगे। क्या कहेंगे, सममिति। तो इसमें एक ही सममिति है, हम इसी प्रकार से इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। अगर इस प्रकार से बांटेंगे तो 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा। लेकिन यहाँ पे हमें बोला है कि कौन से अक्षर है जिसमें 2 सममिति रेखाएं हैं। ई में अगर इसको हम ऐसे बांटते हैं तो 2 रेखाओं में 2 भागों में बढ़ गया, ऐसे बांटेंगे तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यू को ऐसे बांटते हैं तो बढ़ जाता है, ऐसे बांटेंगे तो गलत हो जाएगा। एच को अगर ऐसे करते हैं तो 2 बराबर भागों में बढ़ गया, और ऐसे भी करते हैं तो 2 बराबर भागों में बढ़ गया, यानी एच जो है इसकी 2 सममित रेखाएं होंगी, ठीक है। एच जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है। सूर्य सिद्धांत, बोधायन, शुल्ब सूत्र, या लीलावती, या चरक संहिता। तो इसमें भारतीय गणित से संबंध नहीं है, वो है चरक संहिता, ठीक है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संख्या इतना है, इसमें से 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो इस संख्या में से अगर 5 का स्थानीय मान लिखे तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 के आखिर में आ जाएगा 4 जीरो। और उसी प्रकार से 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान क्या है, 2.5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों का अंतर करेंगे तो 0, यहाँ पे 3 9 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से देखेंगे 49 930, 49 930 ऑप्शन 3 में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन 3 जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे। अब देखेंगे पार्ट 3 को, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस के प्रश्नों को। तो पहला यहाँ पे है कि अभिकथन है और इसका जो है कारण है, तो इसमें हमें देखना है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाथियों का जो झुंड होता है उसमें हाथी और उसके बच्चे रहते हैं, यानी हथनियां और बच्चे, उसमें जो मेल हाथी होता है वो नहीं रहता है। हाथी 14 से 15 साल तक के बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों अभिकथन और कारण सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तिका में अध्याय 4 खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता। क्या वस्तु को बनाने की क्रिया कितनी श्रम की जरूरत होती है उसकी व्याख्या करना। तो श्रम से यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है। प्राकृतिक परिवेश में किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है उसकी चर्चा करना। तो सिर्फ विभिन्न वस्तुओं को बनाए जाने की हमें तकनीक को यहाँ पे नहीं सीखना है, बल्कि अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। तो यहाँ पे सबसे मेन बात है कि हमें समझ का विकास करना, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी समझ विकसित करना। तो इसमें सिर्फ हम आम पापड़ को ही नहीं बल्कि इससे संबंधित जितने भी अवधारणाएं होती है, जैसे कि उनको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्यों वो सुरक्षित रहते हैं, इस प्रकार से कई तरह के जो यहाँ पे अवधारणाएं हैं वो विकसित होने लगती है। अगला है मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वो अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादी के साथ समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और इसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। क्या भूमिका निर्वहन करना चाहिए यानी कि रोल प्ले, परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट, चर्चा करना, या साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो इसमें बच्चों के सीखने के लिए सबसे अधिक क्या बढ़िया हो सकता है इसमें, तो भूमिका निर्वहन इसमें हो नहीं सकता। इसमें परियोजना का आयोजन किया जाना चाहिए, यानी बच्चों को परियोजना बनाने के लिए देना चाहिए कि आप जो है पता कीजिए परियोजना में कि कौन कौन जो रणनीति है उसका उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अर्चना क्लास 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वो अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? देखिए, वाद विवाद का यहाँ पे उपयुक्त कारण कौन सा नहीं हो सकता है? वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन बोला कौन सा कारण यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो सही है। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है, तो अनुभव से भी इसमें प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों का ज्ञान का आकलन कर लेते हैं, तो देखिए ज्ञान का आकलन, अपने साथियों से ज्ञान का आकलन कर लेते हैं, ये नहीं होता, ठीक है, ये गलत माना जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। जिस भी ऑप्शन में हमें ऑप्शन डी है वो तो हमारा गलत ही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो 4 है वो सही हो जाएगा कि इसमें बच्चों को अपने राय भी रखने का प्रोत्साहन मिलता है और इसमें बच्चे अनुभव भी साझा करते हैं, तो ऑप्शन जो 4 है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उसकी विरासत बुजुर्गों का वर्णन करता है, उपरोक्त क्या कथन है? ठीक है, दैनिक जीवन में उसका बुजुर्गों से उसका वर्णन करता है, तो वो क्या सीखने के सूचक हैं, सीखने के उद्देश्य हैं, दक्षता कथन या सीखने के प्रतिफल? बच्चा जो है अपने दैनिक जीवन में वो अगर बात करते हैं, इसका मतलब वो जो सीखे हैं उसका वो प्रतिफल है, ठीक है, इसका क्या है, वो प्रतिफल है। ऑप्शन 4 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? देखिए, भारत की अगर हम तटवर्ती रेखाओं की बात करें तो इस प्रकार से देखिएगा, तो भारत में यहाँ पे आ जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा। इस प्रकार से 4 राज्य इधर हो गए। इधर अगर देखेंगे तो क्या, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, इधर 5 राज्य, कुल जो 9 राज्य हो गए तटवर्ती वाले। तो हमें बोला है कि किधर होना चाहिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो इधर अगर हम देखें तो इनमें से आंध्र प्रदेश ही है जो बंगाल की खाड़ी के साइड में है, तो ऑप्शन 4 जो है हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। ये पाठ निम्नलिखित में से किस थीम का हिस्सा है? देखिए, जब भी बच्चा यात्रा करेगा तो उसमें से क्या उसमें सीख सकता है? आपसी संबंध, काम और खेल, परिवार और मित्र, या फिर आवास? तो इसमें बच्चा आवास से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर सकता है। जब वो अलग अलग जगहों में घूमेगा तो अलग अलग आवास देखेगा, अलग अलग घरों को जब वो देखेगा तो इससे उनमें जो है आवास की जो अवधारणा है वो विकसित होगी, तो आवास जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल करते हैं, सवाल हल कर रहे हैं, तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। बच्चे अवधारणाओं के बीच नई क्रियाओं को जोड़ने में अपना अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीखते हैं, ये भी सही माना जाएगा। बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा क्रिया नहीं होता है? तो वो होता है ऑप्शन 1, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने वाले सवाल हल करते हैं, ये गलत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वो अपनी कक्षा में बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हुतु तुतु पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वो खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वो सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? वो बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह जीवन में भी हम नियम बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ताकि सभी कार्य ढंग से किया जाए, तो नियम बताने से सारे काम यहाँ पे सही से हो जाएंगे, ये भी बात बिल्कुल सही है। हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बंधे जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि समाज में भी हमें कुछ नियम हैं, उसके हिसाब से हम चलते हैं। उसी प्रकार से खेल में भी नियम है। नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है, तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन डी जो है वो गलत माना जाएगा। ऑप्शन डी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये गलत है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है कि इसमें देखिए अभिकथन दिया हुआ, कारण दिया हुआ है। जैव मात्रा यानी जो बायोमास है और जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं, तो परंपरागत स्रोत। तो ये बिल्कुल सही है कि जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन दोनों ही परंपरागत स्रोत हैं। पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है, तो ये गलत माना जाएगा। पारंपरिक जो स्रोत होते हैं उनका स्वभाव नवीकरणीय नहीं बल्कि अनवीकरणीय होता है। तो यहाँ हमारा अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो ए सही है, आर गलत है। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे, बिल्कुल सही है, ये कथन तो बिल्कुल सही है। सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। देखिए यहाँ पे अंतरिक्ष में कल्पना चावला तो गई थी, लेकिन वो 2007 में नहीं बल्कि 1997 में गई थी वो, तो ये कथन तो बिल्कुल गलत हो गया। कथन ए सही है, कथन बी गलत है, तो हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। ये गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सा सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने या बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन संबंध में पहले के अनुभव। देखिए पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे से संबंधित वे सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं जो पहले बच्चे कर चुके हैं, चाहे उनका मार्क्स हो गया या बच्चे के जो अनुभव हो गए, उनके आदतें होंगी, तो इसमें सारी चीज़ें जो है दर्ज की जाती है। तो अनुभव भी इसमें होगा, किसी विषय या उसके किसी एक क्षेत्र में परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम ये भी होता है, बच्चे की सार्वजनिक पृष्ठभूमि ये भी होती है, सामाजिक पृष्ठभूमि, तो ये भी सही माना जाएगा। तो पोर्टफोलियो में बच्चे के काम का नमूना नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन है, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं, बहुत सर्दी पड़ती है वहाँ पे। तो ये तो बिल्कुल सही है कि जो पश्मीना जो बकरियां होती है वे 5000 से अधिक ऊंचे वाले स्थानों में पाए जाते हैं। कारण है कि इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उगाते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि इनमें गर्म जो बाल होते हैं वे महीन महीन बाल उगाते हैं इसमें। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि दोनों ए और आर सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। एनीमिया जो होता है वो खून की कमी होती है, खून की कमी वाली बीमारी। एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि एनीमिया से बच्चों में शारीरिक और मानसिक दोनों ही यहाँ पे प्रभावित होता है। तो दोनों कथन सही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ए और 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। यहाँ पे क्या दिया, लावनी तमिलनाडु, भरतनाट्यम उड़ीसा, कथक कर्नाटक, बिहू असम। यहाँ पे जो है नृत्य शैली दिया गया है और उनसे संबंधित राज्यों के नाम दिए गए हैं। लावनी का यहाँ पे संबंध दिया गया तमिलनाडु से, बल्कि यह तमिलनाडु नहीं होगा, महाराष्ट्र होगा। लावनी का संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। अगला है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम उड़ीसा की नहीं बल्कि कहाँ की है, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु की, कहाँ की है, तमिलनाडु की नृत्य शैली है, तमिलनाडु। वहीं पे कथक जो है कर्नाटक की नहीं है बल्कि कथक जो है वो कहाँ की है, तो ये उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक, ठीक है, लेकिन एक कथक कली है जो कि फिर तमिलनाडु की है। बिहू का संबंध असम से है, बिल्कुल सही है। बिहू जो है वो असम की ही नृत्य शैली है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो क्रमशः घास काटने और घास को कुतरने के लिए। तो देखिए आगे वाला जो दांत होता है वो काटने के काम आता है और पीछे वाला दांत चबाने के काम आता है। तो कुतरना यहाँ पे गलत हो जाएगा। घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए ये भी गलत हो जाएगा। घास काटने तथा घास को चबाने के लिए, तो क्रमशः घास काटने और घास को चबाने के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्सों और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। देखिए, इसमें शिक्षक रुचि लेते हैं, ये जो कथन है गलत हो जाएगा। बच्चों को रुचि होना चाहिए। बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। इससे बच्चे संवेदनशील होते हैं अपने पर्यावरण के प्रति, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं। इससे उनको पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बिल्कुल सही माना जाएगा। किस्से और कहानियां समाज को पसंद है, इसलिए इनको पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो समाज या शिक्षक को पसंद से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बच्चों को पसंद होना चाहिए। तो बी और सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन और कारण दिया गया है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में पाठों को आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ जलवंत समस्याओं को रखा गया है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है कि रखा गया है। इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो सके, उनके प्रति संवेदनशील बने रहें, सही समझ बना सकें। तो ऐसा बिल्कुल सही है कि इसलिए ऐसा किया गया है कि बच्चे इनसे अवगत हों और संवेदनशील बने। तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर होगा। अगला है, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए। देखिए, दूध जो है वो पचने में ज्यादा समय नहीं लेता, बल्कि 2 घंटे का समय लेता है। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो, इसकी क्या वजह है? देखिए, जो मृत सागर होता है जिसको डेड सी कहते हैं, डेड सी में क्या होता है कि नमक की मात्रा इतनी घुली हुई होती है कि पानी का घनत्व तो काफी बढ़ जाता है। तो इसका क्या कारण है? तो पानी के घनत्व तो काफी अधिक हो जाने से समुद्र में पानी का उच्च घनत्व। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? स्टील, आयरन और जिंक। आयरन जो है तत्वों से बना है, तो ये तो बिल्कुल सही है। स्टील, आयरन और जिंक। स्टील जो है वह किससे बना है? वो कोई भी तत्व से नहीं बना है, बल्कि एक क्या है? एक यौगिक है। टिन, लिथियम और सोडियम। तो टिन जो एक मिश्र धातु है, ये भी गलत हो जाएगा। सोडियम, ब्रास और पोटेशियम। सॉरी, यहाँ पे सही माना जाएगा। टिन जो है क्या है? टिन जो है एक तत्व है, तो ये बिल्कुल सही है। सोडियम, ब्रास और पोटेशियम। ब्रास जो एक मिश्र धातु, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज भी एक मिश्र धातु है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ तत्वों का कौन सा समूह है? तो ऑप्शन 2 है, टिन, लिथियम और सोडियम। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को अवलोकन कराता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज कराता है। निम्नलिखित में कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? अवलोकन सूची, उपाख्यानात्मक अभिलेख या रेटिंग स्केल या पोर्टफोलियो। तो देखिए, बच्चों को अगर किसी भी घटना से संबंधित हमें जानकारी देनी है तो उसके लिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, जिसे हम लोग उपाख्यानात्मक अभिलेख कहते हैं, इसका जो है बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये 2 भारतीय पक्षी कौन है? बसंत गोरी और शक्करखोरा, दर्जन चिड़िया और कलचिरी या विविर पक्षी, शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शक्करखोरा और जो दर्जन चिड़िया, ये दोनों क्या करते हैं? लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं और उसी में वो लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन और यहाँ पे कारण दिया है कि ठंड के मौसम में छिपकली लंबे और गहरी नींद में चले जाते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो छिपकली अक्सर गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है। जब भी ठंडी का मौसम आता है तो छिपकली गायब हो जाते हैं, यानी कि एक लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे सही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनमें कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहते हैं। इसके बाद वो बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उसके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? गतिविधि को
गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफ़ी हद तक मजबूत करता है, या फिर गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा और तथ्यों को समझने में बहुत कम गलतियां करते हैं, तो ये गलत माना जाएगा। इसमें सबसे अच्छा जो इसका वो उपयुक्त उद्देश्य है वो ऑप्शन 3 होगा कि बच्चे जो है जब ऐसा करते हैं तो वो आपस में अंतःक्रिया करके बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वो अपनी कक्षा में बच्चों को एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे ये अवलोकन करते हैं कि वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि वह वस्तुएं पानी में डूब जाती है और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है, ऐसा क्यों? निम्नलिखित में परिस्थितियों में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है, तो ऐसा तो कहना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी कहना चाहिए, उनको ये जानकारी तो देनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें। बिल्कुल सही, आज़ादी देना चाहिए। प्रत्येक बच्चों को परिकल्पना करने, परीक्षण करने, गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षकों को ये कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे, तो सिर्फ उसको ये भरोसा नहीं देना चाहिए कि आप सिर्फ बड़ी कक्षाओं में ही सीखेंगे, इससे बच्चे नहीं जो है समझ पाएंगे, उनका कारण से यहाँ से सही से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें करना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ इसका हम घनत्व का कारण भी सिर्फ नहीं बता सकते हैं, इसमें हमें ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, आज अब भारत में 10 AM है तो आज सिंगापुर में आज ही में लगभग माध्याह्न है। माध्याह्न का मतलब 12 बज रहा है, तो अगर हमारे यहाँ 1 बज रहा है तो कहाँ पे 12 बज रहा होगा? 12 बजकर PM कहाँ पे हो रहा होगा? तो ये हो रहा होगा सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? ठीक है, क्या बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए दिखाई देंगे? तो ये तो ऐसा तो होगा, बिल्कुल सही है। बच्चे कक्षा में शिक्षक को ही सुनते हुए दिखाई देंगे, तो सिर्फ शिक्षक को ही सुनना ये कोई एक अच्छी विधि नहीं है, ये गलत माना जाएगा। बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों की गतिविधियों के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा सबसे कम होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे पर चली और 17 बजे 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन को पूरी यात्रा में औसत गति क्या होगी? देखिए, वो 30 तारीख को 17 बजे चढ़ता है और 31 तारीख को फिर 17 बजे वो उधर जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो 24 घंटे का उसको समय लगता है। तो यहाँ पे अगर चाल निकालना है यानी औसत गति, तो हम क्या करेंगे? दूरी बटे समय करेंगे। तो दूरी यहाँ पे हमारा कितना है? 1776 और बटे में समय कितना लगता है? 24 घंटे का। तो 24 साथ यहाँ पे चल जाएगा और 9 बचेगा, 9 से 96, 24 चौके 96। तो इस प्रकार से हम देखें तो 74 यहाँ पे जो है 74 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी इस गति में, तब जाकर के हमारा यहाँ पे इतना दूरी तय हो पाएगा। तो जो इतना कितना है 74 किलोमीटर प्रति घंटा, वो ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इसमें हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो अभिकथन और कारण दोनों ही यहाँ पे सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे सही आंसर माना जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे EVS पेडागोजी और मैथ के गणित के सारे प्रश्न हम यहाँ पे हल कर लिए। कुल 90 प्रश्न हमने इस वीडियो में देखे। यहीं तक हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी भाषा के लिए यानी जो हमें लैंग्वेज के जो 2 पेपर्स हैं उनके लिए हम अलग से वीडियो
लाएंगे। और इसी तरह के वीडियोस अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है इसे बनाने में। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।